Good morning to one and all. Myself जयदीप त्रिवेदी, योर संस्कृत टीचर। दोस्तों, संस्कृत में आज हम बात करने वाले हमारे चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसका नाम है काष्ठखंड। काष्ठखंड का मतलब होता है लकड़ी की टुकड़ी, अ पीस ऑफ वुड। सबसे पहले इस चैप्टर का जो मार्किंग है मैं आपको बताऊँ तो कुल मिलाकर 4 मार्क है। इसका मार्किंग 4 मार्क्स का ही हमारा चैप्टर है। खास करके इस चैप्टर में से जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है इसके बारे में आपको बताऊं तो इसमें से आपको ट्रांसलेशन पूछा जा सकता है। 4 मार्क्स का ट्रांसलेशन इसमें से पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक्सप्लेन द ऑब्स्टेकल्स ऑफ फिलिंग इन वर्लपूल, यानी कि आवर्तपातता नाम की जो शॉर्ट नोट है वह 2 मार्क्स में इस चैप्टर में से पूछी जा सकती है। दोस्तों, आप पिछले 5 साल के पेपर लेकर देख लीजिए। 5 साल में से कम 3 बार मैं बोलता हूँ कि ये जो आवर्तपात यानी कि फीलिंग्स इन वर्लपूल जो है, ऑब्स्टेकल्स फीलिंग इन वर्लपूल, ये शॉर्ट नोट 5 में से 3 बार पूछी जा चुकी है। और इसका जो ट्रांसलेशन है यह भी कम से कम 2 बार पूछा गया है। तो आइए बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसका नाम है काष्ठखंड। चैप्टर है इस प्रकार: इन ओल्ड एज एजुकेशनल सिस्टम ऑफ इंडिया, विसिनिटी ऑफ प्रिसेप्टर एंड डिसाइपल वॉज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। यानी कि दोस्तों, हमारी जो प्राचीन एजुकेशन सिस्टम थी उसमें गुरु शिष्य का जो सानिध्य है, उन दोनों का जो निकटपन है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता था। हमारे भारत देश की जो एजुकेशन सिस्टम है इसके बारे में यहाँ बात बताई गई है। जैसे कि आजकल हम देखें कि गुरुकुल में जिस प्रकार की व्यवस्था होती है, उसी प्रकार उस समय भी जो छात्र थे वह गुरुकुल में रहते थे और वही विद्याभ्यास करते थे। तो इस कारण से जो गुरु और शिष्य का जो निकटपन है वह पूरा दिन बना रहता था। और गुरु है वह किसी भी समय किसी भी वक्त अपने शिष्य को है वह नॉलेज दे पाते थे, और शिष्य भी इतने उत्साही रहते थे अपने गुरु से नॉलेज पाने के लिए। तो इसके बारे में आगे बताया गया कि एज इट वॉज अ ट्रेडिशन दैट अ स्टूडेंट हैड टू रिसाइड इन गुरुकुल फॉर हिज स्टडी, एंड सो बोथ ऑफ देम had a chance to stay together for the holiday. Guru used to preach the pure कि गुरु जो है वह अपने शिष्य को ज्ञान देने का एक उत्साह भी रखते थे किसी भी समय किसी भी वक्त के समय। इसलिए ये बात बताई गई एट एनी टाइम्स एनी प्लेस, कि किसी भी समय किसी भी स्थल पर। एज अ रिजल्ट अलॉन्ग विथ रेगुलर सिलेबस, a student used to get a chance to acquire knowledge sometimes naturally or sometimes suddenly। तो इसके कारण जो शिष्य है उसे अपना जो रेगुलर अभ्यास है उसके साथ साथ कभी साहजिक रूप से तो कभी आकस्मिक रूप से, यानी कि कभी नेचुरली तो कभी सडनली उसे ज्ञान पाने का एक अवसर मिलता रहता था। Today, also this tradition has been preserved in gurukuls and पाठशालास। तो आज के समय में भी दोस्तों कई जगह पर कई ऐसी गुरुकुल से कई ऐसी संस्कृत पाठशालाएँ जिसमें प्राचीन पद्धति या प्राचीन परंपरा से एजुकेशन सिस्टम को मेंटेन किया जा सकता है और लोग कर भी रहे हैं। तो कहते हैं कि एज ओल्ड मेथड, कि जो प्राचीन मेथड है उसको आज भी कई सारे गुरुकुल कई सारी जो पाठशाला है वह उसका अनुसरण करते हैं। ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ संस्कृत, कि संस्कृत भाषा के लिए इसका अभ्यास संस्कृत भाषा में इसका अभ्यास कराया जाता है। कि वन ऑफ सच इंसिडेंट इज प्रेजेंटेड इन दिस लेसन। Guru will moving on the bank of river with his disciple suddenly was a piece of wood। कि यहाँ एक ऐसा ही हमें प्रसंग, ऐसा ही एक लेसन, ऐसा ही चैप्टर हमें दिया गया है कि गुरु जो है वह अपने शिष्य के साथ एक नदी के किनारे पर भ्रमण कर रहे थे और अचानक से ही वह एक जो लकड़ी
का टुकड़ा है उसे नदी में बहता हुआ देखते हैं और उसी वक्त उसकी जो बुद्धि है वह ऐसा सोचते हैं कि मुझे इस पर से अपने शिष्य को कोई बोध या कोई उपदेश देना चाहिए। तो ऐसा सोचकर वह अपने शिष्य को कुछ बताने के लिए तत्पर होते हैं और शिष्य है वह भी अपने गुरु से ज्ञान पाने के लिए उत्सुक रहता है। देखिए, floating on water in the river, at once Guru or sharp intellect minds becomes active to impart very significant knowledge to his disciple. तो the knowledge purchased by Guru to his disciple, कि गुरु जो है वह अपने शिष्य को ज्ञान देने का एक मौका, जिसे हम कहें कि ढूंढते ही रहते थे और जब भी उसे ऐसा अवसर मिलता था, ऐसा मौका मिलता था तो वह ज्ञान देने के लिए सक्रिय बनते थे। एट दैट टाइम एंड प्लेस इज़ वेरी एप्लीकेबल इवन टुडे। तो ये जो बात है दोस्तों वह उस समय भी इतनी ही इम्पोर्टेंट थी और आज के वक्त में भी इतनी ही महत्वपूर्ण बात है। आगे दोस्तों दूसरे पैराग्राफ में क्या बताया गया कि फ्लोटिंग इज इन inherent floating in is an inherent property of wood. Fortunately, it has reached to a river meeting the sea. कि काष्ठखंड जो है वह अपने जन्म के समय से ही पानी में तैरने का एक गुण जो है वह रखता है और सद्नसीब या हम कहें कि सद्भाग्य से उसे समुद्र में मिलती हुई नदी में वह आ जाता है। एक बार जो नदी है वह अंत में जब समुद्र को मिलती है तो ऐसे ही एक नदी में ये जो काष्ठखंड है वह आ गया है। इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो सो नेचुरली दिस पीस ऑफ वुड लकी टू द सी ट्रेजर ऑफ ज्वेल्स कि उससे जो रत्नाकर है उस समुद्र में पहुंचने का अब सौभाग्य प्राप्त होने वाला है, क्योंकि नदी रत्नाकर यानी कि समुद्र को मिलती है तो नदी के साथ बहता हुआ, नदी के पानी में बहता हुआ वो जो काष्ठखंड है वो भी समुद्र को प्राप्त होगा, उसे भी ऐसा अवसर मिलता है। बट लर्न गुरु कैन सी इवन ऑब्स्टेकल्स इन दिस पाथ। मगर यहाँ जो दोस्तों एक गुरु है वह इस लकड़ी के टुकड़े को समुद्र में प्राप्त होने से पहले उस लकड़ी के टुकड़े में जो 4 प्रकार के ऑब्स्टेकल्स जिसे हम कहते हैं विघ्न, तो विघ्न आते हैं तो ये ऑब्स्टेकल्स को देख पाते हैं कि गुरु जो है वह ज्ञानी है तो उसे जो सौभाग्य प्राप्त होने वाला है लकड़ी के टुकड़े को, मगर उस सौभाग्य को प्राप्त होने से पहले उसके मार्ग में कई सारी मुसीबत, कई सारे विघ्न आने वाले हैं। तो ये सारे ऑब्स्टेकल्स हैं और ये ऑब्स्टेकल्स गुरु जो है वह अपनी ज्ञानी दृष्टि से देख सकते हैं। ऑब्टेन थ्रू लक बाय चांस पॉइंटिंग आउट दिस ऑब्स्टेकल्स गुरु इन्फॉर्म हिज डिसाइपल कि गुरु जो है वह अपने शिष्य को इसी बारे में बताते हैं that if the piece of wood keeps protecting itself from these obstacles, कि ये जो है लकड़ी का टुकड़ा यह अपने विघ्न को पार करते हुए ही, यदि एक के बाद एक विघ्न जब उसके पास आएंगे, उसके जीवन में आएंगे तो वह उससे बचता रहेगा, तभी वह कहते हैं कि संसार रूपी जो समुद्र है उस समुद्र को पा सकेगा। यदि वह विघ्न के अंदर फंस जाता है तो कभी भी वह समुद्र को प्राप्त नहीं होगा। कहते हैं कि then and then only it can reach the sea, otherwise not, कि ये जो लकड़ी का टुकड़ा है उसे ये सारे विघ्नों को एक के बाद एक करके पार करना है। यदि ये इसे पार नहीं कर सकता तो ये कभी भी रत्नाकर यानी कि समुद्र को प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ हमें भी
यही उपदेश याद रखना है कि हमारा जीवन जो है वह इसी लकड़ी के टुकड़े के समान है। हमें अपने जीवन में आने वाले हर एक समस्या, हर एक मुसीबत को एक के बाद एक पार करते ही जाना है। जब हम ऐसा करेंगे तभी हम ये जो हमारा संसार रूपी समुद्र है इसमें सुखपूर्ण और आनंदमय अपना जीवन है वह व्यतीत कर पाएंगे। यदि हम सुख की खोज में हैं, आनंद की खोज में हैं, हम सुख पाना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, तो हमें भी अपने जीवन में आने वाले हर एक ऑब्स्टेकल्स यानी कि हर एक मुसीबत को एक के बाद एक करके पार करते ही जाना है। दोस्तों, बात करते हैं अगले पैराग्राफ के बारे में। आ गया कि मनुष्य जो है वह एक काष्ठखंड है, ऐसा यहाँ गुरु ने एक रूपक हमें दिया है कि हियर गुरु हैज़ यूज्ड टू ब्यूटीफुल मेटाफोर बाय इमेजिंग अ मैन एज अ पीस ऑफ वुड, कि मनुष्य जो है वह एक वुड पीस है। ऐसी एक अच्छी सी उपमा, एक अच्छा सा रूपक यहाँ गुरु ने हमारे सामने रखा है। कहते हैं कि एंड दिस पर्चर्ड हिज डिसाइपल इन अ वेरी सिंपली वे, कि इस बात को ध्यान में रखते हुए सहज रूप से अपने शिष्य को वह उपदेश देते हैं। और उसका उपदेश दोस्तों इस प्रकार है, हु सेव्स हिमसेल्फ फ्रॉम फॉर किंड्स for of obstacles arising in his life can only have the chance to reach the ocean of happiness। यानी कि मनुष्य जो है वह अपने जीवन में आने वाले जो 4 प्रकार के विघ्न हैं, कौन कौन से 4 विघ्न, आपको प्रश्न होगा। तो ये 4 विघ्न के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो ये 4 विघ्न से अपने आप को बचाता रहेगा तभी वह सुखपूर्ण संसार समुद्र को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है इस चैप्टर का बेस। बात करते हैं आगे। चैप्टर इस प्रकार है दोस्तों कि गंगा तीरे एकः गुरुः शिष्येण सह वर्तमान आसीत। गंगा तीरे यानी कि गंगा नदी के किनारे पर जो एक गुरु है वह अपने शिष्य के साथ रहते थे। तो यहाँ से दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि हमें संस्कृत में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरुः कुत्र वर्तमान आसीत, जिसका आंसर आपको संस्कृत में लिखना है, गुरुः कुत्र वर्तमान आसीत। तो गुरु गंगाया तीरे वर्तमान आसीत, गुरु गंगा तीरे वर्तमान आसीत, ऐसा कह के भी आप आंसर दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है दोस्तों, गुरु केन सह वर्तमान आसीत, गुरु केन सह वर्तमान आसीत, गुरु किसके साथ भ्रमण कर रहे थे, किसके साथ घूम रहे थे। तो गुरु शिष्येन सह वर्तमान आसीत, गुरु जो है वह अपने शिष्य के साथ भ्रमण कर रहे थे। तो आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में। A certain preceptor was wandering about on the bank of the river Ganga was with his disciple। फिर से इसका ट्रांसलेशन मैं आपके सामने पेश करता हूँ। A certain preceptor was wandering about on the bank of the river Ganga with his disciple। तो एक जो प्रिसेप्टर है वो अपने डिसाइपल के साथ गंगा नदी के किनारे पर भ्रमण कर रहे थे। सह जल प्रवाहेण नियमानं कश्चन काष्ठखंडम दर्शयन शिष्यम आह। तो वो जो है वो पानी के प्रवाह में जो एक काष्ठखंड उसमें तैरता हुआ जा रहा है, तो उसे देखकर शिष्यम आह यानी कि शिष्य को कहते हैं कि पॉइंटिंग out to a piece of wood being taken away by the current of the water, he said to the disciple।
कि नदी के पानी का जो एक प्रवाह सा है, उस प्रवाह में वो जब एक वुड के पीस यानी कि लकड़ी की टुकड़े को जब तैरता हुआ देखते हैं तो वह अपने शिष्य को कुछ बताना चाहते हैं। कहते हैं कि अयम जल प्रवाहेण सह समुद्रम प्राप्स्यते, कि दिस विल रीच द ओशन विद द करंट ऑफ वाटर। ये जो है वह लकड़ी का टुकड़ा कि ये पानी के प्रवाह के साथ ही समुद्र को प्राप्त करेगा। परंतु गमन मार्गे तीरे संलग्नता, भाराधिक्येन जले निमग्नता, आवर्तपातता, नदी जल वियोगः च इति चत्वारो विघ्नाः न भवेयु तदा एव, कि समुद्र को प्राप्त होगा मगर इसके जीवन में ये जो 4 बात बताई गई है, जिसमें से पहला है गमन मार्गे तीरे संलग्नता, यानी कि उसका जो रास्ता है उसमें जो किनारा है तो किनारे के साथ उसका एक जुड़ापन, जिसे संलग्नता हम कहते हैं, उसका एक संबंध जिसे हम कहें। दूसरी बात है कि भार जब बढ़ जाता है तो दोस्तों हम जानते ही है कि साइंस का भी नियम है कि जो वजनदार चीज़ या पदार्थ होता है तो वह जल में डूब जाता है, तो भार जब बढ़ जाएगा तो वह जल में यानी कि पानी में डूब जाएगा। तीसरा है आवर्तपात, व्हर्लपूल जिसे हम कहते हैं, वमल। और चौथा है नदी के जल से अलग हो जाना। तो इसके बारे में बताया गया है कि बट इफ ऑन द वे ऑफ इट्स गोइंग द 4 ऑब्स्टेकल्स such as being stood up to the bank, being drawn in the water due to excessively heavy burden, okay, being caught in whirlpool and separation of the water on the river do not occur only then it will reach the ocean। कि जब ये 4 प्रकार के जो ऑब्स्टेकल्स बताए गए हैं दोस्तों, इसमें फंस नहीं जाएगा तभी ये संसार रूपी समुद्र को पा सकेगा, इस समुद्र को प्राप्त कर सकेगा। कि फिर से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से दोस्तों आपको और एक संस्कृत क्वेश्चन पूछा जाता है कि लकड़ी के टुकड़े को समुद्र के मार्ग में आने वाले विघ्न कौन कौन से हैं। तो ये कौन कौन से 4 विघ्न हैं, तो इसके बारे में फिर से मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि इन ऑन द वे ऑफ इट्स गोइंग द 4 ऑब्स्टेकल्स, ये 4 ऑब्स्टेकल्स अब आपको याद रखने हैं। सच एज बीइंग स्टूक अप टू द बैंक, सच एज बीइंग स्टूक अप टू द बैंक। दूसरा है being drowned in the water due to excessively heavy burden, दूसरा याद रखना है heavy burden। तीसरा है being caught in whirlpool, और चौथा है separation from the water of the river do not occur only then it will reach the ocean। तो ये हो गया दोस्तों इसका ट्रांसलेशन। दोस्तों ये जो पैराग्राफ है, पहले 2 पैराग्राफ मैं आपको बताऊं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से ही आपको ट्रांसलेशन पूछा जा सकता है। ऐसा मैं आपको कह दूं तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आप पेपर लेकर देख लीजिए, ट्रांसलेशन जो पूछा गया वो इसी में से पूछा गया है। तो अब इसके जो ग्रामर की मैं बात बताऊँ तो कुछ बात आप जानते हैं और कुछ बात आप मुझसे अभी जान लीजिए। पहली जो लाइन है इसमें बताया गया है कि चौथा जो शब्द है शिष्येण सह, शिष्येण, तो अब आपको पता चल गया है कि शिष्य को एण प्रत्यय लगाया गया है और एण प्रत्यय है, तो वो आप 9th में पढ़ कर आए हैं
कि जैसे राम का रामेण होता है तो उसी प्रकार शिष्य का होता है शिष्येण। तो ये हो गया तृतीया विभक्ति एक वचन। इसके अलावा दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये बहुत ही मोस्ट आईएमपी सेंटेंस ग्रामर के नज़रिए से भी है, क्योंकि इसमें से आपको ग्रामर पूछा जा सकता है कि गंगा तीरे एकः गुरु खाली जग्या सह वर्तमान आसीत, खाली जग्या सह वर्तमान आसीत। तो यहाँ दोस्तों सह शब्द जब आता है तो सह, सार्धम, समम, ये सारे जो शब्द हैं वह उपपद विभक्ति के हैं, और सह, सार्धम और समम ये सब जो शब्द है इसका मतलब होता है साथ में। और ऐसे शब्दों के साथ ऑलवेज, हमेशा के लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ सह शब्द के साथ तृतीया विभक्ति का एण प्रत्यय लगाया गया है, जो उससे पूर्व वाले शब्द के साथ लगता है। सह के पूर्व वाला शब्द जो है वह शिष्य है, तो शिष्य शब्द के साथ में वह एण प्रत्यय लग गया, हो गया शिष्येण। ठीक है, ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न ये भी ग्रामर के नज़रिए से रहेगा। आगे मैं बात बताऊँ तो इसमें जो शिष्यम आह शब्द है, दूसरी लाइन में पहला शब्द, इसकी संधि आपको पूछी जाए तो शिष्यम प्लस आह। देखिए दोस्तों यहाँ शिष्यम जो है तो इसमें भी अस्वर आएगा, और आह है तो वह भी अस्वर आएगा, तो अ प्लस आ, तो दोनों को मिलाने से होता है आ, तो ये भी शिष्यमाह, शिष्यम प्लस आह, ये भी हो गई स्वर संधि। तो ग्रामर के नज़रिए से इतने क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। और तीसरी पंक्ति जो है, तीसरी लाइन, इसमें लास्ट थर्ड वर्ड देखिए, वह है भवेयुः। तो भवेयुः जो शब्द है दोस्तों, मैं आपको बताऊँ तो भवेयुः की आज्ञार्थ और विध्यर्थ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है, जो कि इस साल से उसके सिर्फ अंतिम पुरुष के रूप पूछे जा सकते हैं। तो आज्ञार्थ और विध्यर्थ आपको खास करने ही करने हैं। ये जो दोस्तों रूप है, मैं आपको बताऊँ कि विध्यर्थ का क्रियापद है, कि विध्यर्थ के क्रियापद में परस्मैपदी, अन्य पुरुष और बहुवचन है। दोस्तों आपको जहाँ लिखना है वहाँ लिख लीजिए, ये आपको पूछा जाएगा ही जाएगा, मैं इसकी खातिर आपको देता हूँ। भवेयुः, इयम, इव, इम, इस, इतम, इत, इताम और इयु, ये विध्यर्थ परस्मैपदी के प्रत्यय है। विध्यर्थ का लेक्चर जब मैं ग्रामर का वीडियो बनाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि विध्यर्थ के क्रिया धातु कौन कौन से हैं, उसके प्रत्यय कौन से हैं, किस प्रकार से वो हमें पूछा जाता है। तो आपको एग्जाम में ऐसे सूचना दी जाती है कि नीचे दिए गए रूप में से विध्यर्थ अन्य पुरुष बहुवचन कौन सा है, तो अन्य पुरुष बहुवचन में आपको उसका प्रत्यय युः याद रखना है। युः जब अंत में लगता है तो अन्य पुरुष बहुवचन होता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है दोस्तों। और एक बार इसका ट्रांसलेशन सिर्फ मैं आपके सामने पेश करता हूँ, और इसके बाद हम नेक्स्ट वाला पैराग्राफ है इसके बारे में भी बात करेंगे। A certain preceptor was wandering about on the bank of the river Ganga with his disciple, pointing out to a piece of wood being taken away by the current of the water. He said to the disciple, "This will reach the ocean with going the four obstacles, sorry, ocean with the current of the water, but if on the way of its going the four obstacles, such as being stuck up to the bank, being drowned in the water due to excessively heavy burden, being caught in whirlpool and separation from the
water of the river do not occur, only then it will reach the ocean. तो ये दोस्तों हो गया इसका ट्रांसलेशन। अब हम बात करते हैं अगले पैराग्राफ की, जो इस प्रकार आपके सामने प्रस्तुत ही है। गुरुः अग्रे उपदिशति शिष्यम। तो यहाँ आपको इसकी संधि दोस्तों दी गई है। गुरुरग्रे, गुरुरग्रे तो गुरुः प्लस अग्रे, कि गुरु अपने शिष्य को आगे उपदेश देते हैं। द प्रिसेप्टर फर्दर इंस्ट्रक्ट द डिसाइपल, कि अपने शिष्य को वो आगे उपदेश देते हैं। वयम सर्वे मानवाः अपि काष्ठखंडा एव, कि हम सारे जो मनुष्य है वह एक पीस ऑफ वुड की तरह ही है। ऑल ह्यूमन बींग्स लाइक यूज आर ऑल्सो लाइक पीसेस ऑफ वुड, कि तो यहाँ से दोस्तों संस्कृत क्वेश्चन भी बनता है कि वयम सर्वे मानवाः कीदृशा एव, हम सब जो मनुष्य है वह कैसे है। तो हम सब जो मनुष्य है वह पीस ऑफ वुड की तरह है। आगे कहा गया अस्माकं जीवनमेव नदी है, हमारा जो जीवन है यह एक नदी है। अवर लाइफ इटसेल्फ इज अ रिवर, परिवार प्रवाह रूप। द फैमिली इज लाइक द करंट, करंट यानी कि प्रवाह, हमारा जो फैमिली है यह एक प्रवाह रूप है। तत्र स्नेह रूपम जलम वहति, द वाटर ऑफ द लव फ्लोज इन इट, वहाँ जो है वो दोस्तों स्नेह रूपी जल जो है वह बहता रहता है। आगे कहते हैं कि स्वकीय परिवारे जीवनम जीवंत काष्ठखंडा रूपा वयम सुखपूर्ण संसार समुद्रम अवश्यम प्राप्तुं शक्नुमः यदि चत्वारो विघ्नाः न भवेयुः, चत्वारो विघ्नाः न भवन्ति, कि अपने परिवार में जीवन जीते जीते ही लकड़ी के टुकड़े समान हम सुखपूर्ण संसार समुद्र को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, यदि हमारे जीवन में 4 विघ्न न आए तभी। तो कहते हैं कि द वाटर ऑफ द फॉलो इन इट लिविंग लाइफ इन आवर ओवन फैमिली वी लाइक piece of wood will surely be able to reach the ocean of the world full of happiness in four obstacles do not occur, कि यदि हमारी लाइफ में 4 प्रकार के जो ऑब्स्टेकल्स हैं, ये 4 विघ्न नहीं आते हैं, तभी हम एक सुखपूर्ण जो समुद्र है, संसार रूपी समुद्र, इसमें आनंद की अनुभूति और सुख की अनुभूति कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से इसका ट्रांसलेशन मैं आपके सामने पेश करता हूँ, इसके बारे में और इसके ग्रामर के बारे में हम चर्चा करेंगे। द प्रिसेप्टर फर्दर इंस्ट्रक्ट द डिसाइपल, ऑल ह्यूमन बींग्स लाइक यूज आर ऑल्सो लाइक पीसेस ऑफ वुड, अवर लाइफ इटसेल्फ इज अ रिवर, द फैमिली इज लाइक द करंट, the water of love follow in it, living life in our own family, we like pieces of wood will surely be able to reach the ocean of the world full of happiness if for obstacles do not occur। तो ये हो गया दोस्तों इसका ट्रांसलेशन। अब बात करते हैं इसकी। तो यहाँ से दोस्तों हमें क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 इस पैराग्राफ का, वयं सर्वे मानवाः कीदृशा इव, वयं सर्वे मानवाः काष्ठखंडा इव, पहला आंसर आएगा काष्ठखंडा। अस्माकं जीवनं किम, अस्माकं जीवनं किम, तो अस्माकं जीवनं नदी ही। प्रवाह रूपे परिवारे किम वहति, मोस्ट टाइपी क्वेश्चन है, प्रवाह रूपे परिवारे किम वहति, तो प्रवाह रूपे परिवारे स्नेह रूपम जलम वहति, ये इसका आईएमपी क्वेश्चन है।
और एक ग्रामर की हम बात करें तो यहाँ आप देखिए कि शक नुम जो प्रत्यय है शक नुम, जो थर्ड लाइन है इसमें थर्ड वर्ड शक नुम, तो यहाँ तुम के बजाय नुम प्रत्यय दिया गया है। तो जैसा कि हम 9th में पढ़कर आए हैं कि किसी भी क्रिया धातु के अंत में जब तुम प्रत्यय लगता है तो वह हेतुअर्थ कृदंत कहलाता है। तो ये दोस्तों हेतुअर्थ कृदंत का रूप हो गया। साथ में मैं आपको बताऊं कि गुरु अग्रे जो शब्द है फर्स्ट लाइन फर्स्ट वर्ड इस पैराग्राफ की, तो गुरु अग्रे की संधि आपको पूछे जाने के लिए आईएमपी है तो गुरु प्लस अग्रे, क्योंकि यहाँ दोस्तों विसर्ग संधि बनती है। जो संधि के लेक्चर में हम बात करेंगे, मगर अभी आप इतना याद रख लीजिए कि विसर्ग के बाद विसर्ग जो होता है डॉट्स उसके बाद यदि अ आता है तो विसर्ग का र हो जाता है, विसर्ग का र हो जाता है और अ जो है वह उसके साथ में मिल जाता है। तो गुरु प्लस अग्रे, इन शॉर्ट आपको इतना ही याद रखना है। दूसरा है शिष्यम। तो शिष्यम शब्द दोस्तों मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि किसी भी क्रिया धातु किसी भी नाम रूप यानी कि शब्द रूप जिसे हम विभक्ति कहते हैं, उसके अंत में जब हलंत म लगता है तो वह निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि वह द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है। तो ये हो गया द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रत्यय। तो आज के लेक्चर में दोस्तों हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वह हम यहाँ से आगे ले जाएंगे और कौन कौन से हमारे जीवन में आने वाले विघ्न ऑब्स्टेकल्स है, तो इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम जो है वह बात करेंगे।